बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल वी पाइज एजुकेशन के अगले वीडियो में। हमने अभी इस सीरीज की शुरुआत की है। पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था वी पाइज एजुकेशन पर आपको मिलेगा 11th और 12th के स्टूडेंट्स। 11th 12th जो बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको बायोलॉजी का कंटेंट मिलेगा। बहुत ही शानदार कंटेंट मिल रहा है इस चैनल पर, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा वीडियो रहने वाला है एनसीईआरटी 12th के एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के 1.2 जो सब टॉपिक है 1.2 प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, जिसे आप थंबनेल में देख चुके होंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। हमारा जो पिछला वीडियो था, प्रीवियस जो वीडियो था, उसमें हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। वो डिटेल वीडियो वी पाइज एजुकेशन के चैनल पर पड़ा है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर देखें ताकि आप कनेक्ट कर जाएं। इस चैनल पर आपको बहुत ही शानदार 12th बायोलॉजी 11th बायोलॉजी का कंटेंट मिलने वाला है। चाहे आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और चाहे आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिटेल्ड वीडियो डाले जाएंगे। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का 1.2 प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। तो स्टार्ट करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की बात करें, पिछले वीडियो में हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 इवेंट में डिवाइडेड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इन 3 इवेंट्स: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर्स, देन फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में, फिर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में हम अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो उसमें काउंट होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में काउंट होता है भैया। ठीक है, एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ ए वॉल ऑफ स्टामेन। एक सिंगल मेंबर को स्टामेन बोल देते हैं और उसके ग्रुप को हम एंड्रोसियम बोल देते हैं। तो ये स्टामेन मान लो, चाहे ग्रुप पूरा एंड्रोसियम मान लो, ये क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ ए वॉल ऑफ स्टामेन रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गाइनोसियम काउंट होता है, या कार्पल, एक मेंबर की बात करें तो कार्पल काउंट होता है। ठीक है, इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं अच्छे से। तो अब इस वीडियो में हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स में स्टैमेन की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टामेन। स्टामेन एक्चुअल में क्या है? स्टामेन इज माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ध्यान रखना, बायोलॉजी में माइक्रो वर्ड जो है वो बेसिकली मेल के लिए यूज होता है, और मैक्रो, ठीक है, या मेगा, मैक्रो या मेगा वर्ड जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो यहां पर हम स्टामेन यानी माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलेन ग्रेन की स्ट्रक्चर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं स्टामेन के बारे में। स्टामेन की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्टामेन बेसिकली 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंथर। स्टामेन का जो अपर पार्ट है उसको हम एंथर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? उसे एंथर कहा जाता है। हिंदी में जिसे परागकोश कहते हैं, हिंदी में इसे परागकोश कहते हैं। और नीचे का जो तंतुनुमा भाग है, ठीक है, द लोअर फिलामेंटस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट। उसको क्या बोलते हैं? उसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में जिसे पूतंतु कहा जाता है, पूतंतु। इसे स्टाल्क भी बोलते हैं भैया, इसे स्टाल्क भी कहा जाता है। तो अपर लोब्ड पार्ट इज कॉल्ड एंथर एंड लोअर फिलामेंटस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट और स्टाल्क।
एंथर को कहते हैं परागकोश, ऊपर का पालिका युक्त भाग परागकोश कहलाता है और नीचे का तंतुनुमा भाग पुतंतु कहलाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो एंथर है इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एंथर की टीएस आपको दिखाई हुई है, ठीक है, सेक्शन कटिंग करके आपको दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में, ये डायग्राम है। ठीक है, तो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जनरली एंथर आर बाइलोब, ये बाइलोब होते हैं, दो लोब होती है जनरली इनमें। ठीक है, दो लोब होती है और एक लोब में, एंड ईच लोब हैव टू थीका, इस टर्म पर ध्यान देना, एनसीईआरटी इस टर्म को थीका बोल रही है। एक जो लोब है उसमें दो थीका होते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये क्या कंडीशन हो गई, ये डाईथीकस हो गया। कैसा हो गया, मैं यहां लिख देता हूं, डाईथीकस। ठीक है, समझ में आई बात। इन जनरल एंथर डाईथीकस होते हैं, बट आपको पता है एक्सेप्शन है यहाँ पर, और एक्सेप्शन बायोलॉजी में क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जहां जहां आपकी 12th में और 11th की बुक में जहां जहां एक्सेप्शन है वो सारे के सारे क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, उन एक्सेप्शन को भी अच्छे से याद करना आप। यहाँ पर एक्सेप्शन है मोनोथीकस एंथर, मोनोथीकस यानी इस एंथर में एक ही लोब होगी, ध्यान रखना। मोनोथीकस, उनको मोनोथीकस बोला जाएगा। एंथर किस में मिलेंगे, फाउंड इन मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली में मिलेंगे भैया। और इसका एग्जाम्पल हम बात करें तो चाइना रोज, ओकरा यानी भिंडी चाइना रोज, आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ओकरा और कॉटन, ये इसके एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। तो इनको अच्छे से आपको ध्यान रखना है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मालवेसी फैमिली है वो मोनोथीकस एंथर का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की बात करें तो चाइना रोज आ गया, ओकरा आ गया और कॉटन आ गया। ठीक है, ये मोनोथीकस एंथर का एग्जाम्पल है। अब हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो यहां पर हम देखेंगे एंथर के नीचे फिलामेंट है, ये पार्ट फिलामेंट है। फिलामेंट का जो लोअर पार्ट है दिस इज कॉल्ड प्रोक्सिमल एंड, इसको याद रखना, प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं, अच्छे से ध्यान रखना, ये प्रोक्सिमल एंड है। एंड द प्रोक्सिमल एंड अटैच टू द थैलेमस, प्रोक्सिमल एंड जो होता है वो थैलेमस से अटैच होता है। थैलेमस और द पेटल, बहुत से फ्लावर में पेटल से अटैच होता है और मोस्ट ऑफ द फ्लावर में थैलेमस से अटैच होता है। ठीक है, द प्रोक्सिमल एंड अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के थैलेमस और पेटल से अटैच होता है। अब हम इसके सेक्शन पर अगर आए तो इसके सेक्शन में हम देखेंगे ये आपके पोलन सेक हैं। ठीक है, एक लोब में दो सेक हैं, इनको पोलन सेक बोला जाता है। इन पोलन सेक में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, यहाँ पर देखो ये पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ये है लाइन ऑफ डेहिसेंस, यहां से प्रकीर्णन होता है। ठीक है, जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ से स्फुटन होता है और पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, परागकण मुक्त होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दी हुई है, डायग्राम की प्रैक्टिस बार बार करना, मैं आपसे बार बार कहूंगा भैया इस चीज का। अब हम बात करें एंथर की, तो एंथर में कुछ पॉइंट एनसीईआरटी ने दिए हैं, ध्यान रखना उस बात का। तो क्या कहा है कि द एंथर इज ए टेट्रागोनल, ध्यान रखना, द एंथर इज ए टेट्रागोनल, टेट्रागोनल मीन्स फोर साइडेड, इसको हम इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो फोर साइडेड स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेट्रागोनल है, इसमें साथ में कहा है कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, ध्यान रखना, समझ में आई बात। इनको माइक्रोस्पोरेंजिया नाम दिया है और लोकेटेड, ये लोकेटेड कहाँ होंगे, एट द कॉर्नर पर लोकेट होंगे, इन ईच लोब, हर लोब में कॉर्नर पर लोकेट होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आगे डेवलप होंगे, फर्दर डेवलप्ड, किसमें डेवलप होंगे, पोलन सैक में, किसमें डेवलप होंगे, पोलन सैक में। ठीक है, फर्दर डेवलप इनटू पोलन सैक, ये पोलन सैक में डेवलप होंगे, कौन, माइक्रोस्पोरेंजिया।
अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, इसको हमें समझना होगा, इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करें, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया, तो आगे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखी है। यहां पर ये आपको सेक्शन कटिंग दिखाई हुई है, जिसमें हम बात करें, यहां हम बात करें अगर, तो हम देखेंगे कि ये एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस है, समझ में आई बात आपके, ये एपिडर्मिस, उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे की लेयर एंडोथीसियम, उसके नीचे की लेयर मिडल लेयर्स, देन उसके नीचे टेपिटम, इसके ऑर्डर को ध्यान रखना, ठीक है। यहां जो सेलुलर डायग्राम दिखाया है उसमें हम समझते हैं, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, समझ में आई बात। क्लियरली मेंशन किया है माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, इसको मैं लिखना चाहूं तो एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर, ध्यान रखना, सिंगल सेल की लेयर है, सिंगल लेयर है एपिडर्मिस। उसके नीचे की तरफ है एंडोथीसियम, नीचे की तरफ एंडोथीसियम, ये भी सिंगल लेयर। फिर उसके बाद आती है मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स, इस वर्ड पर ध्यान दें, एनसीईआरटी ने यहां लेयर्स वर्ड का यूज किया है, ध्यान रखना, ठीक है। इट मीन्स ये 2 to 3 4 5 तक हो सकती हैं, ये लेयर है मिडल लेयर्स, ठीक है। और मिडल लेयर के नीचे की तरफ है टेपिटम, मिडल लेयर के नीचे की तरफ टेपिटम है। और फिर अंदर आती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर अंदर आती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है ना। हम इसको अगर समझना चाहें तो सीधी सी बात है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, ध्यान रखना, ये क्लियर कहा है, 4 वॉल लेयर्स, 4 वॉल लेयर्स है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें एपिडर्मिस, जिसको बाह्य त्वचा कहा गया है। एपिडर्मिस की हम बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर है भैया, ठीक है। एपिडर्मिस की हम बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, क्लियर है। देन उसके बाद आता है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम आता है। देन उसके बाद आता है मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स, ठीक है। इन तीनों के लिए एनसीईआरटी एक सेंटेंस कह रही है, इनके फंक्शन पर ध्यान देना, इनके फंक्शन पर एनसीईआरटी क्या कह रही है, इनके फंक्शन के लिए एनसीईआरटी कह रही है, इन तीनों के लिए क्या कह रही है कि दीज 3 वॉल लेयर्स, द फंक्शन ऑफ दीज 3 वॉल लेयर्स, क्या क्या फंक्शन है, एक तो है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है हेल्प इन डेहिसेंस, हेल्प इन डेहिसेंस, ये डेहिसेंस में हेल्प करते हैं, यानी प्रकीर्णन या स्फुटन में ये सहायक होते हैं। ये इनके 2 मेन फंक्शन बताए हैं, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस, ये इनके मेन फंक्शन बताए हैं, ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद आती है अगली लेयर टेपिटम, उसके बाद अगली लेयर टेपिटम आती है, अगली लेयर आती है टेपिटम। इन 2 का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप फटाफट नोट कर लो, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम 4 वॉल लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर्स, देन टेपिटम। तो हमने 3 को डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे टेपिटम को, ठीक है। चलो भाई टेपिटम को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आते हैं टेपिटम पर। टेपिटम बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, ध्यान रखना, समझ में आई बात, हर एक पॉइंट इसका क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनर मोस्ट लेयर है भैया, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, चारों में, ये जो 4 लेयर थी इन चारों में इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, समझ में आई बात। अगला पॉइंट टेपिटल सेल,
कैपिटल सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ध्यान रखना। समझ में आई बात? इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होगा, ठीक है। और इनमें मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। यहां पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ टेपिटल सेल्स बिकम बाई न्यूक्लिएट। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, हाउ टेपिटल सेल्स बिकम बाई न्यूक्लिएट। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है यहां से, ठीक है। बाई न्यूक्लिएट, कैपिटल सेल बाई न्यूक्लिएट कैसे हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका एक रीजन है, समझ में आई बात? ये कैपिटल सेल बाई न्यूक्लिएट होने का रीजन क्या है, ध्यान रखना। कैपिटल सेल बाई न्यूक्लिएट होती है किसके थ्रू? एंडोमाइटोसिस के थ्रू, एंडोमाइटोसिस के थ्रू। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। कैपिटल सेल बाई न्यूक्लिएट किस कारण से होती है, क्या रीजन है? एंडोमाइटोसिस है। इस टर्म को ध्यान रखना। एंडोमाइटोसिस क्या है, हम सेल डिवीजन में इसको इन डेप्थ भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहाँ रफली बता दूं। मान लो ये सेल है, ये कोई सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। ये डिवीजन के लिए सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक विभाजन, हिंदी में जिसे केंद्रक विभाजन कहा जाता है। इसका मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाएंगे, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, बट इन जनरल क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आना चाहिए, अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन होना चाहिए, कोशिका द्रव्य विभाजन होना चाहिए, लेकिन वो इसमें नहीं होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन इसमें नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो सेल है ये बाई न्यूक्लिएट ही रह जाती है। कोशिका द्रव्य तो विभाजित होता नहीं है, ठीक है, इसलिए दो डॉटर सेल बन नहीं पाती और एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड एंडोमाइटोसिस। इसको एंडोमाइटोसिस बोलते हैं और इसी वजह से टेपिटल सेल बाई न्यूक्लिएट होती है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ध्यान रखना, टेपिटम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। इनर मोस्ट, जो 4 वॉल लेयर बताइए एनसीईआरटी, उनमें से इनर मोस्ट लेयर है टेपिटम, ठीक है। टेपिटल सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। समझ में आई बात? बाई न्यूक्लिएट कंडीशन मोस्टली होती है। तो बाई न्यूक्लिएट होती क्यों है, यहां से क्वेश्चन बनता है, हाउ टेपिटल सेल बिकम बाई न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट क्यों होती है, तो उसका आंसर है टेपिटल सेल बाई न्यूक्लिएट थ्रू एंडोमाइटोसिस। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखना, एंडोमाइटोसिस। आजकल ऐसे ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं इनको इस तरह से दे रहे हैं, शुद्ध हिंदी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के भी मेरे पास पर्सनल कमेंट आए थे पिछले वीडियो के बाद कि जो कंटेंट है वो हमारे लिए भी हो, तो उनको भी मैं बता दूं इसी तरह टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में, ठीक है, मैं इसे इंग्लिश बोलता हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश में ये टर्म्स आती हैं, तो इस तरह से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो टेपिटल सेल बिकम बाई न्यूक्लिएट थ्रू एंडोमाइटोसिस। टेपिटल कोशिकाएं जो है वो एंडोमाइटोसिस के द्वारा द्विकेंद्रकीय हो जाती है, ठीक है। एंडोमाइटोसिस में क्या है, कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन तो हो जाता है जिससे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता, जिसकी वजह से दो पुत्री कोशिकाएं डॉटर सेल नहीं बन पाती और एक कोशिका में दो केंद्रक उपस्थित हो जाते हैं। इट मीन्स बाई न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। ये है टेपिटल सेल के बारे में या टेपिटम के बारे में। टेपिटम की बात करें, इसके फंक्शन पर क्वेश्चन बहुत बार आया है, टेपिटम के फंक्शन पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। टेपिटम का फंक्शन है, टेपिटम नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये क्या करती है, नरिश करती है भैया, नरिश द पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को नरिश करती है। और कौन से पोलन ग्रेन, डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं
उनको नरिश करने का काम करती है टेपिटल सेल या टेपिटम। ये इसका मेन फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फंक्शन को भी अच्छे से ध्यान रखना भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इट मींस माइक्रोस्पोर का जनरेशन, अब जनरेट होंगे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। समझ में आई बात। हमने ये स्ट्रक्चर देखी थी, इसमें हमने देखा था एपिडर्मिस, ठीक है, फिर हमने देखा एंडोथीशियम, फिर हमने मिडल लेयर्स, फिर हमने टेपिटम, उसके अंदर की तरफ यहां पर दिया हुआ है स्पोरोजीनस टिश्यू। ये है स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू है, ध्यान रखना। ये सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। यंग एंथर जो होगा उसके सेंटर में लोकेटेड होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। सबसे पहली बात तो ये क्या है भैया, ये जो सेल्स हैं इनका प्लोइडी लेवल क्या होता है, इन सेल्स का प्लोइडी लेवल डिप्लॉइड होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। इनका प्लोइडी लेवल डिप्लॉइड होता है। स्पोरोजीनस सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं और होमोजीनस सेल होती है, ठीक है, होमोजीनस सेल्स होती हैं। होमोजीनस सेल्स होती हैं डिप्लॉइड। होमोजीनस का मतलब सहजातीय कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं, सहजातीय कोशिकाएं हैं भैया, ध्यान रखना इस बात, सहजातीय कोशिकाएं, ठीक है। इन सेल में ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल है इनमें मियोसिस होता है, इनमें मियोसिस होता है और उस मियोसिस से 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है। आपको पता है मियोसिस से डॉटर सेल फॉर्म होंगी, ठीक है, कितनी, 4। मियोसिस से जो डॉटर सेल फॉर्म होंगी वो कितनी होंगी, 4 होंगी, 4 डॉटर सेल फॉर्म होंगी, ठीक है। बट यहां पर जो डॉटर सेल फॉर्म होती है वो आपस में अटैच रहती है, आपस में कनेक्ट रहती हैं, जैसे इस तरह से आपस में कनेक्ट रहती है, उन पर एक लेयर होती है, ठीक है, एक लेयर से कवर्ड होती है, कनेक्ट होती है, ध्यान रखना। समझ में आई बात। अब सबसे बड़ी बात, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल है जिनमें मियोसिस से 4 डॉटर सेल फॉर्म हो रही है, उन सेल को बोलते हैं पोलन मदर सेल, ध्यान देना, पोलन मदर सेल बोलते हैं उनको। क्या बोला जाता है, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल बोलते हैं। एनसीईआरटी ने इसको शॉर्ट में पीएमसी कहा है, ध्यान रखना, ठीक है, पोलन मदर सेल। इनमें मियोसिस से 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है, ठीक है, समझ में आई बात। और ये सीधी बात है, ये डिप्लॉइड है, मियोसिस हुआ है तो डॉटर सेल जो फॉर्म होंगी वो हैप्लॉइड होंगी। कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। और इनसे क्या फॉर्म हो जाता है, 4 डॉटर सेल का एक ग्रुप जो कि आपस में कनेक्टेड है, अटैच्ड है, एक वॉल से लेयर है, विच इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। जो 4 सेल का एक ग्रुप फॉर्म हो रहा है उसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जिसे हिंदी में कहेंगे लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क बोलेंगे इसको। लघु बीजाणु चतुष्क फॉर्म हो जाता है 4 कोशिकाओं का, 4 पुत्री कोशिकाओं का समूह, जिसे कहेंगे लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो अटैच होगा, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो सीधी बात है डॉटर सेल है तो इनका प्लॉइडी लेवल n होता है। इस टेट्राड में जो सेल है उनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, n होगा, हैप्लॉइड होंगी ये, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हुआ है ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप से फॉर्म होता है, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है उससे। हालांकि एनसीईआरटी ने अब ये चीज मेंशन नहीं कर रखी है, लेकिन फिर भी कई कंपटीशन में पूछ लिया जाता है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड और उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड की हम बात करें तो बेसिकली 5 टाइप होते हैं उसके, ठीक है। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड के 5 टाइप होते हैं बेसिकली, ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। फर्स्ट टाइप टेट्राहेड्रल, आपको डायग्राम देख के समझना है और नाम याद रखना है टाइप का और एग्जाम्पल याद रखना है, इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना,
ठीक है। टेट्राहेड्रल, उसमें क्या होता है, 3 जो स्पोर होते हैं वो तो एक प्लेन में होते हैं, सामने होते हैं, एक उनके पीछे की तरफ होता है, ठीक है, जिससे सामने की तरफ 3 ही स्पोर दिखाई देते हैं। समझ में आई बात? 3 स्पोर विजिबल फ्रॉम वन साइड, 3 स्पोर विजिबल फ्रॉम वन साइड। आपको सिर्फ हेडिंग और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बिकॉज टेट्राहेड्रल कंडीशन फाउंड कॉमनली इन डाइकोट्स, डाइकोट में मिलती है, ध्यान रखना। सामान्यतया टेट्राहेड्रल जो चतुष्फलकीय स्थिति है वो किस में पाई जाती है, द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, डाइकोट में पाई जाती है। एग्जाम्पल की आप बात करोगे तो इसका एग्जाम्पल रोडोडेंड्रॉन और मैग्नोलिया, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टाइप की हम बात करें तो सेकंड इज आइसोबाइलेटरल, जिसको हिंदी में भी आइसोबाइलेटरल बोलेंगे। आइसोबाइलेटरल में आमने सामने चारों जो स्पोर हैं इस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको दिखा दी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दिस टाइप इज कॉमनली फाउंड इन मोनोकोट, मोनोकोट में मिलता है, एक बीजपत्रियों में सामान्यतः पाई जाती है स्थिति। एग्जाम्पल की बात करें तो जिया मेज यानी मक्का इसका एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप पर आए तो डेक्यूसेट, हिंदी में भी इसे डेक्यूसेट बोलेंगे, जिसमें एक और दो ऊपर नीचे, दो आमने सामने, इस तरह से चारों स्पोर अरेंज होते हैं, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डेक्यूसेट और एग्जाम्पल मैग्नोलिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लीनियर, रेखीय, जिसमें चारों के चारों स्पोर जो हैं वो इस तरह से लीनियर कंडीशन में अटैच होते हैं, अरेंज होते हैं, सॉरी, लीनियर कंडीशन में अरेंज होते हैं, ठीक है, वो आएंगे, वो है लीनियर। एग्जाम्पल की बात करें तो माइमोसा प्यूडिका, एग्जाम्पल क्या है, माइमोसा प्यूडिका, ठीक है। अब हम आगे देखें टी सेपेड, अगला पांचवा टाइप आता है टी सेपेड। टी सेपेड में दो आमने सामने और दो ऊपर नीचे, इससे टी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, सो दिस इज कॉल्ड टी सेपेड, ये स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया इसका एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपोर्टेंट में आप डाइकोट का एग्जाम्पल ध्यान रखना, मोनोकोट का एग्जाम्पल ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी स्टार इस पर मेंशन कर रखा है, बस आपको टाइप के नेम और उनके एग्जाम्पल्स ध्यान होने चाहिए, ध्यान रखना। ये थे टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड के टाइप है। अब ये जिस कैलोज वॉल से फॉर्म मतलब कवर्ड है वो वॉल डिजोल्व हो जाती है, जब वॉल डिजोल्व हो जाती है तब ये चारों सेपरेट होते हैं, तब ये चारों सेपरेट होंगे। जब वॉल डिजोल्व हो जाएगी और चारों सेपरेट होंगे उसके बाद हम इन्हें बोलेंगे पोलन ग्रेन्स, उसके बाद ये पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं। जब वॉल डिजोल्व हो जाएगी और ये रिलीज हो जाएंगे तब इसको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे भैया, ध्यान रखना, समझ में आई बात। अब हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पोलन ग्रेन, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर बताऊं आपको, सबसे पहले हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर समझने से पहले ये इन जनरल है क्या, इसकी शेप कैसी है, इसकी साइज क्या है, उसके बारे में बात करें तो पोलन ग्रेन, ध्यान देना हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना, पूरे वीडियो को अच्छे से समझना। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की बात करें तो हम कह सकते हैं एनसीईआरटी मेंशन कर रही है द पोलन ग्रेन, the pollen grains represents the male gametophyte, मेल गेमिटोफाइट, ध्यान रखना, अर्थात ये क्या है, ये नर युग्मकोद्भव है भैया, नर युग्मकोद्भव है, ठीक है। पोलन ग्रेन परागकण क्या होता है, पोलन ग्रेन यानी परागकण क्या होता है, नर युग्मकोद्भव होता है, ध्यान रखना, मेल गेमिटोफाइट होता है। फिर हम बात करें इसके शेप की, तो शेप कैसा होता है, तो जनरली स्फेरिकल होता है, ध्यान रखना, जनरली स्फेरिकल, जनरली स्फेरिकल होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। साइज में हम बात करें, साइज में इसका डायमीटर, डायमीटर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड करना होता है, वहां पर साइज
मैटर करता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके हमें साइज दे देंगे तो वहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है 25 टू 50 माइक्रोमीटर, 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स एनसीईआरटी ने मेंशन की है ये चीज, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो 2 लेयर वॉल है, ध्यान रखना, 2 लेयर्ड वॉल है भैया, 2 लेयर्ड वॉल है। आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, आउटर लेयर को एक्साइन बोलेंगे। देन इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन, इनर लेयर को क्या बोलेंगे, इंटाइन बोलेंगे, ध्यान रखना। अभी हम एक्साइन और इंटाइन को डायग्राम पर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ध्यान रखना। समझ में आई बात? हम डायग्राम पर चलते हैं, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी नर युग्मकोद्भव को प्रदर्शित कर रहा है। शेप इसकी जनरली स्फेरिकल होती है। साइज की बात करें तो डायमीटर 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स होता है। इसमें 2 वॉल लेयर होती है, एक्साइन एंड इंटाइन, बाह्य चोल एंड अंतःचोल। हम डायग्राम पर वापस आकर इसको समझें। सबसे पहले हम बात करें एक्साइन की, तो ये है भैया एक्साइन। सबसे पहले हम बात करें एक्साइन की, ये है हमारा एक्साइन, ठीक है, जिसे हिंदी में बाह्य चोल कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, बाह्य चोल बोलेंगे हिंदी में, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहली बात, हार्ड आउटर लेयर, हार्ड आउटर लेयर, ध्यान देना, कठोर बाहरी भित्ति, हार्ड आउटर लेयर। अब ये हार्ड क्यों है, हार्ड क्यों है, बिकॉज दिस लेयर इज फॉर्म बाय मेडअप ऑफ या फॉर्म बाय मेडअप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। किससे बनी है, स्पोरोपोलेनिन से फॉर्म है। अंडरलाइन कर लेना स्पोरोपोलेनिन को, ध्यान रखना। स्पोरोपोलेनिन में ऐसी क्या बात है कि अंडरलाइन करें, बिकॉज स्पोरोपोलेनिन इज मोस्ट रेजिस्टेंट एंड नॉन डिग्रेडेबल। ये किसी भी अभी तक नॉन किसी कोई भी नॉन एंजाइम है उससे डिग्रेड नहीं होता है स्पोरोपोलेनिन, इसी की वजह से इसको हार्डनेस मिलती है, ध्यान रखना। समझ में आई बात? तो ये क्या है स्पोरोपोलेनिन, मोस्ट रेजिस्टेंट, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है। इसकी वजह से नो डिग्रेड्स बाय एंजाइम, ये नो डिग्रेड्स बाय एंजाइम्स, और इसी की वजह से जो पोलन ग्रेन है वो फॉसिल फॉर्म में, जैसे फॉसिल्स काफी लंबे समय तक स्टोर रह जाते हैं, उसी तरह पोलन ग्रेन भी लंबे समय तक स्टोर रह जाते हैं। उसका रीजन भी स्पोरोपोलेनिन ही है भैया, समझ में आई बात? तो एक्साइन इज फॉर्म बाय स्पोरोपोलेनिन। बहुत बार क्वेश्चन आया है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज फॉर्म बाय विच सब्सटेंस, तो वहां पर हमारा एग्जाम्पल होगा, आंसर होगा स्पोरोपोलेनिन। देन हम आते हैं अगले पर, वो है हमारी इंटाइन। अगला क्या है, इंटाइन, ध्यान देना। अगली लेयर की हम बात करें, इसके नीचे की तरफ कौन सी लेयर आती है, इंटाइन आती है, इंटाइन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतःचोल, अंतःचोल, इंटाइन, ठीक है, अंतःचोल। अब हम देखें इनर वॉल है, क्या है, इनर वॉल है भैया, आंतरिक परत है। फिर हम देखें किससे बनी है, इंपॉर्टेंट, जैसे पिछले एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनी थी, वैसे ये किससे बनी है, तो मेडअप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टीन, सेलुलोज और पेक्टीन से बनी है, ध्यान रखना। किससे बनी है, सेलुलोज और पेक्टीन से बनी हुई है, ध्यान रखना। समझ में आई बात, सेलुलोज और पेक्टीन से। अब देखो यहां पर हम समझें, अगर इसको इसको हम समझना चाहें तो यहां पर हम देखेंगे ये कुछ ऐसे जगह है जहां पर एक्साइन अवेलेबल नहीं है, एक्साइन में कुछ पोर है यहाँ, ठीक है। ये देखो ये पोर है, ये पोर है, दीज पोर्स आर कॉल्ड जर्म पोर्स। इनको क्या बोलेंगे, जर्म पोर्स, इनको जर्म पोर्स बोलेंगे। हिंदी में जिसे कहा जाएगा जनन छिद्र,
जनन छिद्र कहा जाएगा जर्म पोर को, हिंदी में क्या कहा जाएगा, जनन छिद्र। ध्यान रखना यहां पर एक्साइन एब्सेंट है, एक्साइन के पोर है, ठीक है। मैं यहां पर लिख सकता हूं पोर्स इन एक्साइन, एक्साइन में पोर है ये। तो एक चीज यहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, यहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है भैया, ठीक है। समझ में आई बात। इनके फंक्शन की अगर मैं बात करूं कि इनका फंक्शन क्या है, तो ध्यान रखना जर्म पोर हेल्प्स इन जनरेट पोलन ट्यूब, हेल्प्स इन जनरेट पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के जनरेशन में हेल्प करते हैं। ध्यान रखना जनन छिद्र क्या करता है, पोलन ट्यूब जो जनरेट होती है उसमें हेल्प करता है भैया, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। अब इसके अंदर की तरफ, अंदर की तरफ की हम बात करें तो इंटाइन के अंदर एक लेयर आपको और दिख रही है। मोस्टली होता क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं एक्साइन और इंटाइन को पढ़ के कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की स्टडी हो गई, नहीं, इंटाइन के अंदर एक और लेयर है, ठीक है, विच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, वो साइटोप्लाज्म को कवर करती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कवर्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को कवर करती है। अब इसके अंदर आपको दो सेल दिखाई दे रही है, एक ये सेल है और एक ये सेल है, दो सेल आपको दिख रही है इसके अंदर, ठीक है। इस लार्जर सेल, ये जो बड़ी सेल है विच इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे इसको, ठीक है, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल है भैया, ध्यान रखना। और जो स्मॉलर सेल है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जनरेटिव सेल, ठीक है, इसको बोलेंगे जनरेटिव सेल, इसको क्या कहा जाएगा, जनरेटिव सेल। ध्यान रखना, समझ में आई बात, इसे जनरेटिव सेल बोलेंगे भैया, ठीक है। हम अगर यहां जैसे डायग्राम में ये आपको बड़ी दिख रही है, ठीक है, इसको अगर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूं तो वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वहां पर अगर हम डायग्राम में समझें इसको तो ये वाली सेल, बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल है जिसका न्यूक्लियस भी आपको बड़ा दिख रहा है, और ये जनरेटिव सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल, इसका न्यूक्लियस भी छोटा है, इसकी सेल की साइज भी छोटी है। यहाँ होच पोच नहीं हो इसलिए मैं आगे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वेजिटेटिव सेल की हम बात करें, वेजिटेटिव सेल, तो वेजिटेटिव सेल में हम देखेंगे बिगर, बड़ी होगी या लार्जर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बन जाता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी लार्ज होगा भैया, लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस। देन मेन इसका फंक्शन फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज रखेगी, सीधी बात, फूड को स्टोर रखेगी भैया, ध्यान रखना इस बात का, फूड को ये क्या करेगी, स्टोर रखेगी। समझ में आई बात आपकी। अब हम बात करें जनरेटिव सेल, सेकंड सेल हमारी कौन सी है, जनरेटिव सेल है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है, सीधी बात है, स्मॉल, जनरेटिव सेल क्या है, स्मॉल है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना इसमें दिया गया है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करती है। यहाँ पर आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका पूरा साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में, इस लाइन से आप ये मत समझो ये अलग है, इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट कर रही है, तैर रही है, ठीक है। इसका मतलब कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है भैया, ध्यान रखना, समझ में आई बात आपको।
काई कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। ये है हमारी वेजिटेटिव सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल। अब हमारी एनसीईआरटी ने पोलन ग्रेन्स के बारे में कुछ पॉइंट दिए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। चलो जी आगे देखते हैं। चलो साहब, क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करें तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है सम पोलन ग्रेन्स कोजिंग एलर्जीज। ठीक है, सम पोलन ग्रेन्स कोजिंग एलर्जीज, कुछ परागकण एलर्जी क्रिएट करते हैं। उसमें एग्जाम्पल की बात करें तो पार्थेनियम, सबको पता है, नॉर्मल सी बात है पार्थेनियम, बट इजी समझ के छोड़ मत देना। पार्थेनियम क्या है? कैरेट ग्रास है। पार्थेनियम का कॉमन नेम कैरेट ग्रास यानी गाजर घास, कैरेट ग्रास कॉमन नेम कैरेट ग्रास है पार्थेनियम। ठीक है, अब यहां पर पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है, पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है, ठीक है, वाइबिलिटी का मतलब जीवन क्षमता, पोलन ग्रेन की जीवन क्षमता। जीवन क्षमता का मतलब क्या हुआ? पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद यानी झड़ने के बाद कितने समय तक एक्टिव रहेंगे, वो वाइबिलिटी है, वो जीवन क्षमता है। तो यहां पर ध्यान रखना, व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल की वाइबिलिटी दी है विद इन 30 मिनट, विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स के पहले पहले इनको स्टिग्मा पार्ट पर पहुंचना होता है और पोलन ट्यूब जनरेट करनी होती है। तो व्हीट और राइस की वाइबिलिटी दी है 30 मिनट की, ध्यान रखना। फिर यहां पर क्या सबकी 30 मिनट होती है? नहीं, बहुत से ऐसे प्लांट है जिनकी महीनों तक भी होती है। तो उसमें हम बात करें तो जैसे रोजेसी आ गया, रोजेसी फैमिली आ गई, ठीक है, और लेग्यूमिनेसी फैमिली आ गई, लेग्यूमिनेसी फैमिली आ गई, और सोलेनेसी फैमिली आ गई, सोलेनेसी फैमिली आ गई। इन तीनों फैमिलियों की हम बात करें तो कुछ महीनों तक होता है, इनकी वाइबिलिटी कुछ महीनों तक होती है, सॉरी कुछ महीनों तक। ठीक है, इनकी कुछ महीनों तक होती है। तो व्हीट और राइस की वाइबिलिटी होती है लगभग 30 मिनट, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी के मेंबर्स की वाइबिलिटी होती है कुछ महीनों तक। एक चीज यहां पर मेंशन और की है, पोलन ग्रेन को स्टोरेज करने का एक तरीका और है, जिसमें पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। किस टेम्परेचर पर? एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री। इस टेम्परेचर को भी ध्यान रखना, इसको इजी क्वेश्चन मत मानना आप। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। बहुत सालों तक इसको स्टोर किया जा सकता है, कुछ सालों तक स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो स्टोरेज का टाइप है, ये जो कंजर्वेशन का टाइप है, इसको किस में काउंट करेंगे? आप इकोलॉजी में पढ़ोगे, इसको XC2 कंजर्वेशन में काउंट करेंगे भैया। XC2 कंजर्वेशन में काउंट होता है, ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वहां अटैच हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, जो पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, उसको आप XC2 कंजर्वेशन में काउंट कर सकते हो, XC2 कंजर्वेशन में वो काउंट होगा। ठीक है, तो ये है पोलन ग्रेन एलर्जी भी क्रिएट करते हैं लाइक पार्थेनियम। ठीक है, पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी व्हीट और राइस की कुछ मिनटों तक, लगभग 30 मिनट, आधा घंटा, और कुछ फैमिली है लाइक रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, उसमें कुछ महीनों तक। ठीक है, और इनको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर करके रखते हैं। और ये किस टाइप का कंजर्वेशन है? दिस टाइप, ये XC2 कंजर्वेशन में काउंट होता है। तो ये हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या किया है। आज हमने देखा है
ठीक है। आज हमने प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में स्टेमेन की स्ट्रक्चर देखी, जो कि एंथर और फिलामेंट से मिलके बनी होती है। ठीक है। द स्टामेन इज फॉर्म बाय एंथर एंड फिलामेंट, या हम कह सकते हैं द स्ट्रक्चर स्टामेन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंथर, देन लोअर पार्ट फिलामेंट, एंड द फिलामेंट लोअर पार्ट लोअर एंड इज कॉल्ड प्रोक्सिमल एंड विच इज अटैच टू द थैलेमस ऑफ फ्लावर। जो एंथर का प्रोक्सिमल एंड है वो फ्लावर के थैलेमस से अटैच होता है। ठीक है। फिर हमने इसमें देखा ये जनरली डाइथिकस होते हैं, बट एक्सेप्शन में मोनोथिकस का एग्जाम्पल, एक्सेप्शन में मोनोथिकस के एग्जाम्पल में हमने देखा, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं आप अच्छे से देख पाओ। मोनोथिकस में हमने देखा किसका, मालवेसी फैमिली, मोनोथिकस में मालवेसी फैमिली, एग्जाम्पल चाइना रोज, ओकरा एंड कॉटन। ठीक है। फिर हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझा और माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को देखा, इसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, टेपिटम और माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन सबको देखा। फिर हमने टेपिटम के बारे में उससे पहले एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर को भी देखा था, जिसमें आपकी एपिडर्मिस और एंडोथीसियम सिंगल लेयर्ड है, मिडल लेयर्स जो है वो मोर देन वन लेयर्स हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या दिया, एक तो प्रोटेक्शन और एक डेहिसेंस में ये हेल्प करती है। फिर हमने टेपिटम देखा, टेपिटम इनरमोस्ट लेयर है, और टेपिटल सेल जो होती हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड विच हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, लाइक बाई न्यूक्लियेट कंडीशन इनमें होती है। बाई न्यूक्लियेट कंडीशन होती क्यों है, बाई न्यूक्लियेट कंडीशन हो जाती है एंडोमाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कैसे माइक्रोस्पोर का जनरेट होते हैं, तो उसमें हमने देखा स्पोरोजिनस टिश्यू में, स्पोरोजिनस टिश्यू में सेल होती है जिनको हम बोलेंगे पोलन मदर सेल, पीएमसी। उनमें मियोसिस होगा जिससे 4 डॉटर सेल फॉर्म होंगी, 4 डॉटर सेल, वो अटैच रहती हैं और एक 4 डॉटर सेल का ग्रुप बनाती हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी लघु बीजाणु चतुष्क बनता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड के हमने टाइप देख लिए। ठीक है, सारे 5 टाइप देख लिए, उसके एग्जाम्पल देख लिए। उसके बाद हमने पोलन ग्रेन को देखा, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखी, एक्साइन, इंटाइन, जर्मपोर, देन वेजिटेटिव सेल, देन रिप्रोडक्टिव सेल। इंपॉर्टेंट चीजें सारी हमने डिस्कस की अच्छे से। ठीक है, ये था हमारा 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का 1.2। अब इसके आगे का पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो जितना ज़्यादा अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगती है, आपको चीज़ें समझ में आती है, तो आप अपने साथियों में वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट के जरिए पूछिए, या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो वो कमेंट कीजिए। शेयर जरूर कीजिए अपने साथियों में, ताकि आपकी अपनी वीपाइज फैमिली बढ़ पाए। और वीपाइज एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और नए वीडियो के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।